आज हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी दिनों से एक न्यूज़ जो सर्कुलेट हो रहा है और सबको ये जानना है कि हमें क्या कहना है इस बारे में और हमारा क्या साइड है, जो अब तक हमने नहीं कहा है किसी से भी, और हमने सोचा कि सबको एक साथ ही बताना ज़रूरी है। पहले तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि थैंक यू फॉर कमिंग एंड बीन ऑलवेज़ देयर। आप लोगों ने हमें हमेशा साथ दिया है हमारा, और हमें इस बार थोड़ा दुख है आप सब से भी, क्योंकि आप लोगों ने भी पता नहीं क्या सोचा और क्या हमारे बारे में लिखा। जितनी भी न्यूज़ मैंने देखी है वो उसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं आया कि ऐसा सुना है कि इन्होंने ऐसा किया है। नहीं, सबने क्लेम किया कि हमने ऐसा किया है, विच इज़ नॉट राइट। और मैं बहुत अपसेट हूँ इस बारे में, क्योंकि मुझे लगता है आप सब हमारे अपने हैं और इतने सालों से आप का हमारा साथ रहा है। हर मतलब वक्त कुछ काम हो या पर्सनल चीज़ हो, चाहे शादी हो, बच्चा हो या कुछ भी हमारी प्रॉब्लम हो, आप हमेशा हमारे साथ रहे हैं। आप लोग हमारे घर भी आते हैं, आप सब हमारे अपने हैं, पर फिर भी आप लोगों ने हमारे बारे में जो भी लिखा हमें सच में बहुत बुरा लगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि ठीक है आप लोगों ने जो भी सुना। मैंने काफ़ी लोगों का फ़ोन आया, बात इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं उस मेंटल स्टेट में नहीं थी बात करने की। मुझे बहुत बड़ा शॉक लगा था ये सुन के खुद को, और मैंने सोचा मुझे थोड़ा वक्त चाहिए था कि मैं आप सबके सामने आऊँ और बैठूँ और बात करूँ। तो मैंने सिर्फ यही कहा था, काफ़ी लोगों से मैंने कहा था कि ट्रूथ विल कम आउट सून। तो ट्रूथ विल कम आउट सून का मतलब ये नहीं कि मैं गिल्टी हुआ है, हम इनोसेंट है और हमें इस बात का पूरा हक है हमारा साइड रखने का, इसलिए आज हम आपके सामने आए हैं। तो शॉर्ट में ये मुद्दा ये है कि एक इंसान है जिनका नाम श्याम सुंदर दे है। वो एक बंगाली फिल्म प्रोड्यूसर है और पिछले 3-4 साल से हम उन्हें जानते हैं। उनके साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन है। कुछ महीनों से वो मुंबई आके रह रहे थे, और जब से वो मुंबई आए हैं तब से हमारा मिलना जुलना, आना जाना ज़्यादा बढ़ गया, ज़्यादा क्लोज़ हो गए वो हमसे। और पहले से ही हमारा उनके साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन रहा है। मैंने उनकी एक फ़िल्म में काम भी किया है, उन्होंने काफ़ी सारे फिल्में प्रोड्यूस किया है बंगाल में, और मैंने उनकी एक फ़िल्म में काम भी किया है जिनमें मैं प्रसेनजीत चैटर्जी के ऑपोजिट हूँ। वो फ़िल्म अब तक अनरिलीज़्ड है, और उसके बाद अब तक हमारा उनके साथ बहुत अच्छा ही रिलेशन रहा है। इनफैक्ट उस फिल्म के भी कुछ पैसे मेरे बाकी हैं और मैंने कभी उनसे मांगा नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा कहा कि उनके कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं लाइफ में, और मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि अगर कोई लाइफ में प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो उनका साथ देना चाहिए। तो 3 साल हो गए उस बात को, और फिर भी वी आर गुड फ्रेंड्स। जब से वो बॉम्बे में रह रहे थे तब से वो जैसे हमारे साथ ज़्यादा क्लोज़ हो गए। उन्होंने हमसे ये कहा कि अब मैं यहाँ पे बंगाल के अलावा हिंदी में भी काम करना चाहता हूँ, कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पे प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, जिसके लिए उन्होंने मुझसे कहा कि तुम बहुत लोगों को यहाँ जानती हो ऑलरेडी, तो प्लीज़ मुझे हेल्प करो, एंड आई एम श्योर यू ऑल्सो वॉन्ट टू डू अ गुड प्रोजेक्ट, तो हम साथ में मिल के कुछ करते हैं। एंड आई वॉज़ रियली हैप्पी अबाउट इट। तो मैं उन्हें ले गई थी सबसे पहले मुकेश छाबड़ा से मिलाने, और मुकेश छाबड़ा से मैंने उनको जब मिलाया था तब मैंने उनको ये भी कहा था कि मैं कास्ट हूँ या नहीं हूँ, आपका प्रोजेक्ट होना ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने ये मुकेश को भी बात बोली थी कि इनका काम होना ज़रूरी है। और उसके बाद कुणाल उनको टिप्स के ऑफिस ले गए थे, रमेश तौरानी जी से मीटिंग करवाई थी, फिर पेन मूवीज़ के ऑफिस ले गए थे। ऐसे हमने उन्हें बहुत सारे लोगों से उनको मिलाया, और उन्होंने भी अपने जितने कॉन्टैक्ट से जितने वो लोगों को जानते हैं जिससे हमारा कुछ काम हो सके, ऐसे 2-4 लोगों से उन्होंने भी हमें मिलाया। बहुत अच्छा हमारा एक घर जैसा रिलेशन हो गया उनसे। घर पे आना जाना, खाना, तबीयत उनकी ख़राब होती थी तो हम उनको डॉक्टर के पास ले जाते थे। अब इस दौरान उन्होंने हमसे कहा कि उनके पास एक डील है, और वो डील ये है कि वो एक इंसान से 16 फिल्में ख़रीद रहे हैं। फिल्म एक्विजिशन डील है जो होता है, और वो एक नेटवर्क को ये 16 फिल्में बेच रहे हैं, और इस टोटल डील का जो अमाउंट है वो कुछ 2.25 करोड़ रुपए है, और इसे बेच के उन्हें कुछ अराउंड 3 करोड़ 85 लाख कुछ मिलने वाला है। उसमें से वो हमसे ये चाहते थे कि पहले तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप किसी को मिला दो जो हमें इस डील में इन्वेस्ट कर ले, और
मैं आपको 50 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट दूंगा। तो मैंने कोशिश की, जैसे मैं तो ऑलरेडी कोशिश ही कर रही थी, मैं हमेशा यही चाहती हूँ, और सिर्फ इनके साथ नहीं, हमारे जितने फ्रेंड्स हैं या जितने लोग मुझे जानते हैं, मेरा ये नेचर है, मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि अगर मुझसे किसी का कुछ अच्छा हो सके तो मैं हमेशा हेल्प करती हूँ। तो मैंने कोशिश की, पहले इनके लिए 2-3 लोगों से बात की, सब ने मना कर दिया इन्वेस्ट करने से। तब वो कहीं ना कहीं मुझ पे एक प्रेशर बनाने लगे, ये बोल के कि आपके भरोसे मैं तो था, अब मैंने तो डील कर ली है, अब मैं क्या करूँ, आपको तो देना पड़ेगा। तो मैंने कोई कमिटमेंट नहीं की थी उनसे कि मैं आपको पैसे दूंगी, मेरे पास है ही नहीं तो मैं कहाँ से दूंगी। पर वो ये पूरा सिनारियो ऐसा हो गया कि मैं क्या है, मुझे ऐसा है कि मैं किसी को कुछ बोल नहीं पाती हूँ, मुझसे होता नहीं है, और ना मैं बोल नहीं पाती हूँ ईजीली। ऊपर से इतना अच्छा रिलेशन है उनसे, तो मैं सच में उनके प्रेशर में आ गई, और पूरी तरह से उन्होंने मुझे एक ऐसा, वो क्या बोलते हैं, इमेजिनरी उसमें ले गए कि जिस इंसान की वो बात कर रहे थे कि इनसे मैं ये ख़रीद रहा हूँ फिल्में, वो मुझे दिन रात फ़ोन करके बोलने लगे कि उनका फ़ोन आ रहा है, अब मैं क्या जवाब दूँ उनको, इतना अमाउंट तो मैंने अभी बोला ही है, अभी देना ही पड़ेगा, ये है वो है। ये सब के चक्कर में मैंने अपने फ्रेंड्स फैमिली, कुणाल अपने फ्रेंड्स फैमिली सबसे हम लोगों ने लोन लेना शुरू कर दिया, थोड़े थोड़े पैसे, 5, 10, 15 लाख, जहाँ से जो मिला, क्योंकि 1 करोड़ के ऊपर का अमाउंट था और हमारे पास वो पैसे नहीं थे, और हमने किसी से भी बोला तो इतना ज़्यादा अमाउंट को एक साथ में इकट्ठा नहीं दे सका। तो जिसने जहाँ से हमें दिया, हमने उनको देना शुरू कर दिया पैसे, और ऐसे ऐसे करते करते मैंने और कुणाल ने सोचा कि जिनसे हमने पैसे लिए हैं उन्हें तो हमें इमीडिएट रिटर्न करना चाहिए 1 महीने के अंदर, भले शायद इनकी डील होने के बाद 1 का 1.5 महीने हो जाए या 2 महीने हो जाए, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारे जो दोस्त हैं उनमें से एक अर्जुन बिजलानी भी है, जिन्होंने हमारी मदद की, जिन्होंने भी पैसे दिए, जिनसे भी हमने पैसे लिए उन्होंने हमारी हेल्प की। तो हमने ये सोचा कि जिन्होंने भी हमारी हेल्प की उनके लिए हम गलत नहीं कर सकते। हम एक काम करते हैं, कुणाल के पेरेंट्स का एक फ़्लैट था, तो वो फ्लैट हमने सोचा मॉर्गेज करके लोन ले लेते हैं, और उसके बाद जितने लोगों से हमने पैसे लिए वो रिटर्न कर देते हैं। तो जब हमने ये प्रोसेस किया तब भी उन्होंने हमसे ये कहा कि अब एक काम करो, तुमने मुझे यहाँ से वहाँ से इनके अकाउंट से उसके अकाउंट से दिए हैं, तो अब तुम एक काम करो, जब तुम्हारे अकाउंट में जो लोन का पैसा आ रहा है वो पूरा पैसा मेरे शैडो फिल्म्स, जो उनका प्रोडक्शन हाउस है, उस अकाउंट में मुझे दे दो, ताकि तुम भी दिखा सको एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट कि तुमने मुझे ये पूरा अमाउंट दिया है। देना उनको था 1 करोड़ 25 लाख, जो हमारी बात हुई थी, और बाकी का 1 करोड़ वो खुद इन्वेस्ट करने वाले थे डील में। पर हमने टोटल उनको दिया 1.68 CR, जो हमारे फ्रेंड्स और सबका पैसा, क्योंकि हमारा जब लोन का पैसा आया वो भी हमने उनके अकाउंट में दे दिया। अब बारी आई उनके पैसे लौटाने की। उन्होंने हमसे कहा था कि पूरा पैसा दे दो, तो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो मैं तुम्हें रिटर्न कर देता हूँ, तुम अपने फ्रेंड्स और जिनसे लिया है दे दो। उन्होंने थोड़े पैसे रिटर्न भी किए, उसमें से हम थोड़े पैसे अर्जुन के भी लौटा पाए, थोड़े अभी भी बाकी है, बाकी भी जो 2-4 लोगों से लिए थे थोड़े थोड़े हम लौटाने लगे। बट जो मेजर पैसे थे वो उन्होंने लौटाने से मना तो नहीं किया, बट रोज़ कुछ ना कुछ वो एक्सक्यूज़ देने लगे। तो इनिशियली ऐसा हुआ कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो रोज़ बोल रहे थे कि कुछ ना कुछ उनका था। शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ ये हो गया, ये अभी हो जाएगा, 1 हफ्ते में हो जाएगा, 4 वर्किंग डेज़ में हो जाएगा, मतलब ऐसे करते 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 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, सॉरी मैं इसको साइलेंट कर देती हूँ, 2 हफ्ते हो गए। ऐसे जब होने लग गया तो मैंने फिर थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो गई, और मैंने कोलकाता में कुछ जो मेरे फ्रेंड्स हैं फिल्म फ्रेटर्निटी के, उनको फ़ोन किया, इनके बारे में पूछने की कोशिश की। तो मुझे पता चला कि ये चीज़ ऑलरेडी बहुत लोगों के साथ कर चुके हैं। इनके ऊपर सेबी का भी केस है, ये 2020 में इनफैक्ट ये जेल में भी थे। इनका चिट फंड कंपनी था ऑलरेडी, जिसके लिए इन पे केस हुआ था, और ये जेल में थे। और ऐसा फ्रॉड, ऐसा चीट उन्होंने बहुत लोगों के साथ किया है। एक एक्टर है परमब्रत चैटर्जी, आप लोग उनको जानते होंगे, आई एम श्योर। उनका भी इनके ऊपर कुछ 6-6.5 करोड़ का वो है क्लेम कि उन्होंने नहीं लौटाया है। तो ये सब सुनने के बाद में मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी,
क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं था। मैं एक गुड फेथ में और हमारा जो रिलेशनशिप था उस बेसिस पे ही चल रही थी। इनफैक्ट ये सब सुनने के बाद भी कहीं ना कहीं मैंने अपने आप से ऐसा सोचा कि नहीं, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो मुझे अपना बहन मानते हैं और अपनी बहन मानते हैं, और मैं भी उनको बहुत क्लोजली जानती हूँ इतने टाइम से। उनकी फैमिली आई हुई थी बॉम्बे, उनकी बेटी और उनकी वाइफ, तो मैंने हमारी गाड़ी दी हुई थी उनको कि आप जब आपकी फैमिली जहाँ भी जा रही है आप प्लीज़ ऐसे, मतलब घर जैसी बात थी, घर पे आना खाना। तो मैं सोच ही नहीं पा रही थी कि हमारे साथ ऐसा करेंगे। तो मैंने ये सोचा कि ठीक है, वो जो भी लोग बोल रहे हैं, किसके साथ क्या डील हुआ मुझे नहीं पता, आई शुड नॉट इंटरवेन, मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे, ज़रूर उनका कुछ होगा प्रॉब्लम। फिर भी मैं वेट करती रही करते करते फाइनली वो बोले कि मैं गोवा जा रहा हूँ मेरी फैमिली के साथ। और मैंने बोला प्लीज़ शामदा आप गोवा मत जाओ, क्योंकि मैं जिन लोगों से पैसे लिए हैं वो मुझे लौटाने हैं सबसे पहले। आप हमारा पैसा वापस आने के बाद भी दोगे ठीक है, बट जिनको जो रिटर्न करना था, हम तो डबल पैसे दे के बैठे हुए थे ऑलरेडी, तो जो हमको रिटर्न आना था इमीडिएटली वो क्यों नहीं आ रहा है। मुझे तो ये समझ में भी नहीं आ रहा था लॉजिक, क्योंकि ऐसा था कि हम अपना ही पैसा उनसे रिटर्न मांग रहे हैं जो एक्स्ट्रा दिए हुए थे, तो पता नहीं क्यों नहीं दे रहे थे। तो उन्होंने जब बोला कि मैं गोवा जा रहा हूँ, मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप ये पहले सॉर्ट करके जाइए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी बेटी है ना, रात को उन्होंने मुझे बोला कि अगले दिन जा रहा, बोले मेरी बेटी बहुत एक्साइटेड है, अपने फ्रेंड्स को बोल के बैग पैक करके सोई है, उसको गोवा जाना है घूमने। अब मैं इस पर क्या बोलूँ, मैं किसी को मतलब ऐसे तो नहीं बोल सकती। तो मैंने बोला ठीक है, अब इमोशनल तो मैं भी हूँ फूल। मैंने बोला कोई बात नहीं, ठीक है आप जाओ, और मैं आपको फ़ोन नहीं करूँगी, डिस्टर्ब नहीं करूँगी, आप अपने फैमिली के साथ घूमने जा रहे हो। और उस रात को कुणाल उनके पास गया। यू टेल कि तुमने क्या बात की उस रात को उनसे। मैंने उनसे क्योंकि वो बहाने बनाने उन्होंने शुरू कर दिए थे, तो जैसे उसने बोला कि हम लोग को यकीन नहीं हो रहा था, बिकॉज़ हम ऐसे लोग हैं जो मेहनत करने में विश्वास करते हैं, ऑडिशन देते हैं, उसके बाद काम मिलता है, कुछ टाइम काम नहीं मिलता है तो भी हम वेट करते हैं। तो हमें वो हेरा फेरी करके ये सब चीज़ें आती नहीं हैं। तो हमने कभी एक वाइल्ड थॉट होता है ना, जो आपको एक इंसान जो आपको 3 साल से आ रहा है जा रहा है, फैमिली की तरह हम लोग उनके साथ में बिहेव कर रहे हैं, और वो भी ऊपर से और अच्छे से बिहेव करें, तो आप कौन विश्वास करेगा। सो अगर ये बिकॉज ऑफ ये अंधविश्वास था उन पे कि हमको हर किसी पे, अगर आज मैं आपसे मिलूँगा तो आप मुझे 2 मीठी बात बोल देंगे तो मैं आपके साथ भी चले जाऊँगा, मैं इतना भूला हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये सब चीज़ों में क्योंकि बिज़नेस मुझे आता नहीं है, और इन्होंने हमारे साथ बिज़नेस किया, बट हमने बोला नहीं यार ये फैमिली है, बिज़नेस नहीं, ठीक है। बट ऑफ कोर्स जब ये इनसिक्योरिटी डेवलप हुई हम में और इसको भी ऐसा लगा, तो मैं उस रात को, क्योंकि मैं तो सो ही नहीं पा रहा था बिकॉज सबसे पैसे लिए हैं, और 1 रुपया भी जब मैं किसी का ले लूँ तो मुझे लगता है कि उसको जल्द से जल्द दे दो। मैंने लिया नहीं कभी, मैंने अपने स्ट्रगल टाइम में भी कभी किसी से पैसा नहीं मांगा, ना अपने पापा से मांगा। जो थी मेरी वाइफ मेरे साथ खड़ी थी, शी स्टूड बाय मी, सो वी नेवर सेड कि भाई हमको दे दो, हमको ये दे दो, हमको ऐसा दे दो। सो यस, कमिंग बैक टू हिम, जब वो नहीं दे पा रहे थे और वो बहाने बना रहे थे, तभी भी हमको लग रहा था नहीं शायद बहाने नहीं, इनको शायद फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो मैं एक रात उनके पास गया, 12 बजे मैंने बोला कि मैं आपके पास आ रहा हूँ, और यहीं पे अपनी जो भी उनकी सिस्टर है, जो भी है, पल्लवी चैटर्जी उनका नाम है, लेट मी बी वेरी क्लियर, वो उनके घर में रहते थे। और उन्होंने बोला कि यार तुम अभी इतना लेट आ रहे हो, तो मैंने बोला हाँ। मैंने बोला नहीं, वो पल्लवी दी को पता चलेगा तो। मैंने बोला मैं आपके साथ में कोई पार्टी करने नहीं आ रहा, मैं ये पूछने आ रहा हूँ कि आप वो पैसे दे दोगे ना, मतलब ये सब सही चल रहा है ना, मतलब ये कोई, क्योंकि मैं अब कौन से पैसे मांग रहा हूँ, मैं वो पैसे नहीं मांग रहा हूँ जो डील के मुझे 3 महीने बाद मिले, मैं वो पैसे मांग रहा हूँ जो मैंने एक्स्ट्रा उनको दिए हैं, जो मुझे लोगों से मार्केट में से मैंने उठाए हैं, और वो मुझे उनको वापस देने हैं। अगर मैंने आपसे पैसा लिया है, ठीक है, वो डील के लिए, तो मुझे तो आपको देना पड़ेगा, तो मैं कहाँ से दूंगा। तो मैंने मेरा घर गिरवी करके, जो मेरे माँ बाप ने मुझे दिया वो गिरवी करके मैंने पैसे दिए। तो अब ऑफकोर्स वो पैसे चाहिए। तब जब रात को मैं वहाँ पहुँचा तो अरे कुणाल क्या हो गया, मैं उनके सामने रो दिया। मैंने बोला देखो मुझे नहीं पता कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट मुझे एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि क्या ये सही हो रहा है, ये जो आप इतने डिले कर रहे हो, जो हमारा जो पैसा है
जो हमने आपको एक्स्ट्रा दिया है वो तो आप दोगे ना, जाहिर सी बात है। जो आपने यूज़ कर लिया वो आपने बोला चैनल को दे दिया ठीक है, बट ये जो पैसा है ये तो मुझे दो, जिनको मुझे देना है। मैंने अपना घर लोन पे रखा हुआ है। तो बोला कि कुणाल तुम मुझे ऐसे चीटर मत समझो, मैं 60 फिल्में बना के बैठा हूँ, क्या कुणाल तुम मेरे भाई जैसे हो, और मेरे को ऐसे हक किया। मैंने सोचा भी कि यार मैं थोड़ा सा स्मार्ट बनूँ उस टाइम पे, मैं कुछ रिकॉर्ड कर लूँ, ये कर लूँ। मैंने नहीं यार चलो ठीक है, बोल रहे हैं। मैंने बोला बस आपने मेरे को ये बोल दिया कि, बोला कि मैं मेरा घर जैसे तुमने गिरवी रखा है, मैं मेरा घर भी गिरवी रख दूँगा, लेकिन तुम्हारे पैसे ये वाले तो जाएंगे नहीं, वो सेफ़ है। बोला वो सीए का क्या है? वो सीए आप बोल रहे हो ना कि सीए ने बोला है कि जिन लोगों से मैंने लिया है तो वो आपको क्या, वो मेरे अकाउंट में आए थे, फिर मैंने आपको दिए, तो इसलिए आपने मुझे वो जो मेरा जो लोन अमाउंट है वो डिसबर्सल है वो आपने आपके अकाउंट में मांग लिया, जो एक्स्ट्रा जो दिए है मैंने। तो उन्होंने बोला कि हाँ हाँ वो मेरा सीए कर देगा, सब कर देगा, वो सब रिवर्स एंट्री होती है, टाइम लगता है। बोला ऐसा कैसा टाइम लग रहा है यार? वो बोल रहा है बांग्लादेश में उसकी माँ मर गई है, उसकी बहन को ये हो गया है, वो गया। मैंने ठीक है चलो ये भी मान ली। मैं वहाँ से निकला, एक तसल्ली, एक बोलते ना अंदर से एक शांति मिली कि हाँ चलो हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा। फिर उसके बाद में वही एपिसोड कंटिन्यू होता है कि मैं कुछ शूट कर रहा था। मैंने बोला चलो यार मैं जंगल में शूट कर रहा हूँ, मैं उनको वॉइस नोट्स भेज रहा हूँ कि यार शाम का ऐसा है, ये हो जाएगा ना, क्योंकि अभी भी नहीं 3-4 दिन हो गए, 3-4 दिन मतलब 3-4 दिन के बाद गोवा में जाने के 3-4 दिन तक हमने उन्हें कोई फ़ोन मैसेज नहीं किया, क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ गए थे, तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी। और मैंने यही सोचा था कि शायद सामने से वो हमें बताएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो बोल के गए थे कि मैं कल के कल तुमको बिल्कुल फ़ोन करने की भी ज़रूरत नहीं, अकाउंट में आ जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो 4 दिन जब बीत गए, जब मैंने फिर उन्हें फ़ोन करना शुरू किया, तब उन्होंने मुझसे कहा कि वो कोलकाता चले गए अपने वाइफ और डॉटर के साथ वापस, और वहाँ जाके वो बंदोबस्त करने वाले हैं पैसों का। तो जब वो ये बोलने लगे कि मैं अपनी वाइफ के गहने गिरवी रख के तुमको पैसे दे दूँगा और मैं अब किसी से लोन लेके दे दूँगा, तब मुझे सच में बहुत ज़्यादा डाउट हो गया। मैंने बोला ये आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं तो आपसे उधार नहीं मांग रही हूँ, मैं तो मेरे ही पैसे मांग रही हूँ, मेरे पैसे कहाँ गए? मतलब अगर आप ये बोल रहे हो कि मैं आपकी वाइफ की ज्वेलरी आप गिरवी रख के पैसे दोगे, तो वो जो मेरा पैसा जो है आपके पास एक्स्ट्रा, वो कहाँ है? वेयर डिड द मनी गो? ही हैड नो आंसर। और इसीलिए मैं 23 मई को बांगूर नगर पुलिस स्टेशन में मैंने जाके कंप्लेंट लिखवाया, और लिखवाने के बाद भी मैंने उनसे कहा कि आप थोड़ा टाइम रुक जाइए, बिकॉज़ कंप्लेंट लिखने के बाद एक प्रोसेस होता है जो पुलिस स्टार्ट कर देती है, नोटिस भेजना और फिर सामने वाले को बुलाते पूछताछ करते हैं। तो मैंने उनसे कंप्लेंट करने के बाद भी बोला कि थोड़े रुक जाइए, मुझे एक बार उनसे मिलके फ़ेस टू फेस पूछ लेने दीजिए कि क्या मैटर है, उसके बाद आप लोग कुछ कीजिएगा। क्योंकि उस वक्त तक मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि शायद कोई प्रॉब्लम है या कुछ जो भी है, वो हमसे ऐसा नहीं कर सकते हमारे साथ, हम मान ही नहीं पा रहे थे इस बात को। फिर उसके बाद भी 23 मई के बाद भी एक हफ़्ता और 30 मई तक हमने वेट किया, और वो मुझे लगातार झूठ बोलते रहे पूरे हफ्ते। वो कभी कोलकाता गए ही नहीं थे, वो गोवा में ही थे, और वो मुझसे रोज़ झूठ बोलते रहे। उन्होंने ऐसा कहा मुझे कि मेरी वाइफ ने अभी साइन कर दिया है डॉक्यूमेंट गोल्ड लोन का, और वो अभी घर गई है, मैं बैठा हुआ हूँ ब्रांच में ही, और मैं अभी डिसबर्स करा रहा हूँ, तुम्हारे अकाउंट में अभी आ जाएगा। तो 1 घंटे में आ रहा, 2 घंटे में आ रहा, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, हफ्ता बीत गया ऐसे। तब मैंने 30 मई को मैंने उनको जब फ़ोन किया, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, उन्होंने काट दिया। हम दोनों का फ़ोन नहीं उठाया? हाँ, नहीं उठाया हम दोनों का फ़ोन। काट के मैसेज किया कि मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में, अब तक वो बोल रहे थे वो कोलकाता, मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ, मेरे केस की हियरिंग चल रही है और मैं अभी फ़ोन नहीं उठा सकता। तो मैंने बोला प्लीज़ कॉल मी बैक। उन्होंने उस दिन मुझे कोई कॉल नहीं किया, और मुझे पता लगा उस दिन वो गोवा में ही थे। तब मुझे बहुत बड़ा शॉक लगा, क्योंकि अब उसके बाद मैं नहीं वेट कर पाई। मैंने 31 तारीख को कुणाल को बोला चलो हम उनके पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं और फ़ेस टू फेस जाके पूछते हैं कि क्या कर रहे हो आप हमारे साथ। तो 31 तारीख को मैं और कुणाल सुबह की फ़्लाइट लेके वहाँ गए। मेरे एक भाई जैसे ही हैं, भाई जैसे नहीं, वो मेरे मतलब अब सगे भाई से भी ज़्यादा ही बोलूँगी मैं उन्हें, पीयूष कोठारी जी, उनका भी नाम इस केस में आया है, उनका कुछ लेना देना नहीं है, वो उनका घर गोवा में भी है। और जब हम पहले भी श्यामदा के साथ गोवा गए थे, हमारे कॉमन फ्रेंड भी थे, उस वक्त भी हम पीयूष भैया के घर गए थे, उनकी मदर आई हुई थी, उनकी फैमिली आई हुई थी, हम मिलने गए थे। उनकी मदर भी मुझे अपनी बेटी जैसा मानती है, तो श्यामदा को लेके हम उनके घर पहले भी गए थे। अब क्या है कि है तो हम एक्टर लोग, हमें जानते हैं, और हम बहुत ही एक डिस्ट्रेस में से गए हुए थे, हमारी हालत नहीं थी,
शक्ल पे दिख रहा था कि हम रात भर सोए नहीं हैं, रोए हुए हैं, दोनों की आंखें सूजी हुई हैं। तो जब हम वहाँ गए हमको पता चला वो वेस्टिन में रुके हुए हैं, तो पीयूष भैया हमारे साथ थे, हमारे साथ गए क्योंकि वो हमारा एज ए सपोर्ट हमारे साथ थे, क्योंकि उनको दिख रहा था कि हमारी हालत नहीं थी बात भी करने की। तो वो हमारे साथ गए थे और वहाँ पे जाने के बाद हमें पता चला कि वो रुके हुए हैं, बट वो बाहर गए हुए अपनी फ्रेंड उनकी जो भी थी उनके साथ, जॉली, उनके साथ कहीं लंच पे गए हैं। तो मैंने कुणाल को बोला कि तुम होटल में ही रुको, मैं और भैया देखते हैं बाहर, अगर वो हमें कहीं दिख जाते हैं तो, बिकॉज़ हम कितना वेट करते, बैठे थे हम काफ़ी देर वेस्टिन में, 1 घंटा बैठे। फिर उसके बाद हमने सोचा कि चलो, हम तो मतलब उनसे मिलने ही आए थे, तो हमारा वो जो डेस्परेशन था उनसे मिलने का, तो उसके लिए हमने 1 घंटा रुक के वेस्टिन में वेट करने के बाद मैंने सोचा कि चलो हम देखते हैं यहाँ वहाँ। पर कुणाल को हमने बोला कि तुम यहीं रुको, अगर वो आ जाए तो हमको बताना। मैं, पीयूष भैया और उनके ड्राइवर हम निकले उस वेस्टिन से, और हम रास्ते में जब जा रहे थे तो कलंगुट के आसपास हमको उनकी गाड़ी दिखी, वो और उनकी फ्रेंड थी उनकी गाड़ी में। हमने उन्हें रुकाया और उसके बाद मैंने जाके उनको बोला। वो मुझे देख के काफ़ी शॉक्ड हो गए क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने मुझसे इतना झूठ बोल के और जो भी वो कर रहे थे, और अचानक मैं उनके सामने आ गई तो उनका एकदम शॉक था रिएक्शन। और उनकी फ्रेंड थी तो मुझे उनके सामने कोई बात नहीं करनी थी, तो मैंने बोला कि आप प्लीज़ आइए हमारे साथ, मुझे आपसे बात करनी है। और वो हमारे साथ आए, उन्होंने बोला मेरी फ्रेंड को प्लीज़ ड्रॉप करा दो होटल में। तो मैंने बोला ठीक है। तो भैया के जो ड्राइवर थे, उनकी जो गाड़ी थी श्यामदा की, उसमें उनको उनकी फ्रेंड को वेस्टिन ड्रॉप करके कुणाल को लेके वो गाड़ी वापस पीयूष भैया के बंगलों पे आ गई। और मैं और पीयूष भैया श्यामदा को लेके उनके बंगलों पे गए, बैठ के हमने बात की। पीयूष भैया ने हमको खाना खिलाया सबको, उन्होंने श्यामदा को भी लंच करवाया कि पहले आप लोग खाना खाइए, आराम से बात कीजिए, क्योंकि मैं बहुत रो रही थी। मुझसे कुछ क्या बोलूँ, रोका ही नहीं जा रहा था, अपने आप को संभाला ही नहीं जा रहा था, मैं सिर्फ रोए जा रही थी क्योंकि मैं इतने बड़े उसमें थी, ट्रॉमा में थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, डर यही था कि अब मेरे पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं क्या करूँगी, और मैं सिर्फ रोई हूँ उनके सामने। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम लोग को मैंने बोला आपने मुझसे झूठ क्यों बोला, आप सुप्रीम कोर्ट में हो, आप कोलकाता में हो, आप ये सब क्या कर रहे थे इतने दिन से, आप यहीं पे बैठे हुए हो आप अपनी फ्रेंड के साथ, और आप मुझे झूठ बोल रहे हो। तो बोले एक्चुअली मेरा केस चल रहा है कोलकाता में, जिसकी वजह से मैं कोलकाता नहीं जा पा रहा हूँ, मेरा बेल नहीं हुआ है अब तक, और मैं इसलिए कोलकाता वाला जो नंबर है उनका वो ऑफ़ करके रखे हुए थे। तो बोले इसलिए तो मैं तुम्हें बताता तो तुम घबरा जाती, इसलिए मैंने नहीं बताया, बट कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं तुम्हें 24 घंटे का मुझे टाइम दे दो, कल वापस हम यहीं पे मिलते हैं इस टाइम पे, और मैं तुम्हें रीपेमेंट स्केड्यूल देता हूँ। बताता नहीं हूँ कि कब दूँ, मैं तुम्हें कल रीपेमेंट स्केड्यूल देता हूँ कि कब कितने कितने पैसे दूँगा। तो हमने बोला ठीक है। फिर हमने वहाँ बैठे खाना वाना खाया, उसके बाद उनकी ही गाड़ी में उन्होंने ही ड्राइव किया, और मैं और कुणाल उनके साथ उनकी गाड़ी में वेस्टिन वापस आए। हमने भी एक वहाँ पे रूम लिया उनके रूम के पास, और हम वहाँ पे उस दिन रुक गए, वो भी थे। अगले दिन हम जब वापस दोपहर को जो मिलने वाले थे 24 घंटे बाद, जो जैसा उन्होंने कहा था, तो जब वापस हम भैया के बंगलों पे हम आए तीनों, हम बैठे बात किए, तब वो जो बोल के गए थे 24 घंटे बाद हम रीपेमेंट शेड्यूल देंगे, ऐसा कोई बात वो नहीं कर रहे थे। वो यहाँ वहाँ की बातें करने लग गए कि मैंने पूछा मेरे पैसे गए कहाँ, क्योंकि वो मुझे वापस से वही बोलने लगे कि मैं अपने बीवी के गहने गिरवी रख दूँगा, और मैंने उनको बोला मुझे नहीं चाहिए आपके बीवी के गहने, मैं क्यों लूँ। मैंने बोला मेरे पैसे कहाँ हैं, तो बीवी के गहने प्लस प्रॉपर्टी भी, हाँ प्रॉपर्टी जो बीवी के नाम पे है। हाँ उन्होंने बोला कि आप लोगों की प्रॉपर्टी है तो मैं भी अपना प्रॉपर्टी देता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, दो कौन सी प्रॉपर्टी आपकी, कहाँ है प्रॉपर्टी, बताओ मुझे आप। तो बोलने लगे देखूँगा ये वो। मतलब क्या, मुझे ऐसा तो नहीं कि आपके पास 10,000 प्रॉपर्टी इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सी वाली की आप बात कर रहे हो, तो आप मुझे कॉन्क्रीट आंसर तो दो। तब उन्होंने बोला कि मेरे पापा की एक फ्लैट था जो पापा अब नहीं रहे तो वो मुझे मिल जाएगा, बट मैंने बोला आपकी माँ भी है, आपके ब्रदर है, तो आपको कैसे मिल जाएगा। वो बोले कि नहीं मेरे वाइफ की भी, मेरे फादर इन लॉ का एक घर है, वो मेरे वाइफ को मिल जाएगा। और उन्होंने अपनी वाइफ को फ़ोन किया वहाँ से। उनकी वाइफ को फ़ोन करने पे जब उन्होंने ये बात बताया उनकी वाइफ को कि तुम्हारे फ्लैट का मुझे पेपर चाहिए, उनकी वाइफ बहुत अपसेट हो गई, और उनको बहुत सारी बातें उन्होंने बोली कि मैं सुसाइड कर लूँगी, तुमने मेरा सब कुछ ले लिया है, अब मेरा एक पापा का घर है उस पर भी तुम्हारा नज़र है, मैं मर जाऊँगी फिर भी मैं नहीं दूँगी, मैं डिवोर्स दे दूँगी, मैं चली जाऊँगी। तो मैंने बोला श्यामदा आप, मतलब मुझे इतना बुरा लग रहा था उनकी वाइफ के लिए। मैंने बोला आपने अपने वाइफ से भी ऐसे किया हुआ है, मतलब चीटिंग, और उनको भी आपने झूठ बोल के उनसे भी सब ले लिया है।
और वो बेचारी मैं ये पाप नहीं कर सकती, मुझे उनका कुछ नहीं चाहिए, आपने मुझसे पैसे लिए, आप मुझे पैसे दोगे। और इसके बावजूद मतलब इतना सब हो रहा है, उसके बावजूद मैंने ये सोचा कि जो मेरे पैसे थे सच में इन्होंने डील में नहीं लगाया है, तो वो मुझे कंफर्म करना था, क्योंकि उन्होंने नहीं माना ये बात। तो जिनका नाम लेके उन्होंने मुझे 2-3 महीने तक जो टॉर्चर किया था कि इनसे मैंने पैसे फिल्म ख़रीदे हैं, अभी इनको पैसे देने, इनको पैसे देने, उनको मैंने फ़ोन किया। मैंने उनका नंबर निकाल के उनको कॉल लगाया कोलकाता में, और जब हमने उनसे पूछा कि सर क्या आपसे इन्होंने 16 फिल्में ख़रीदी है या आपने राइट्स दिए हैं, तब उन्होंने बोला कि ये मेरे ही 5 करोड़ लेके भागा हुआ है, टोपीबाज ये है, टोपीबाज है, बहुत बड़ा टोपीबाज, और इसके पास मेरे कोई फिल्म के राइट्स नहीं है। तब मैं एकदम टूट गई, क्योंकि जो भी मेरे दिमाग में थोड़ा भी वो चल रहा था कि बैक ऑफ द माइंड कि नहीं शायद नहीं होगा, नहीं होता है ना, एक दिलासा खुद को दे रही थी कि नहीं, वो मेरा पूरा शैटर हो गई मैं। और उसके बाद में मैंने उनकी तरफ देखना बंद कर दिया, मतलब मैं उनकी तरफ देख ही नहीं पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था मैं इंसान को अब कभी देख नहीं सकूँगी, मुझे नहीं देखना है उनको। तब वो रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। मैंने उनको कहा कि देखो मैं पुलिस में कंप्लेन करके आई थी ऑलरेडी बॉम्बे में 23 तारीख को, और उस दिन था 1 जून, जिस दिन की मैं बात कर रही हूँ। 31 को हम गोवा गए थे। मैंने बोला ऑलरेडी 1 हफ्ते पहले मैंने कंप्लेन किया था, फिर भी मैंने उनको बोला था कि कुछ आप एक्शन मत लो, बट अब सब ख़त्म हो चुका है। आई नो यू हैव चीटेड अस, आपने कोई डील नहीं किया, आपने मुझे पता ही नहीं कि वो पैसों का किया क्या, तो आप अभी चलो हमारे साथ बॉम्बे पुलिस स्टेशन, और वहाँ पे जो पुलिस जो भी अब करेगी वही करेगी, मुझे नहीं पता। तो वो एकदम रिक्वेस्ट करने लगे, रोने लगे, ये भी रोने लगा क्योंकि ये भी बहुत इमोशनल है, दोनों रोने लग गए। और उन्होंने बोला मुझे एक आखिरी मौका दे दो, मुझे एक बार रीस्टार्ट करने दो, क्या तुम मुझे एक लास्ट चांस नहीं दे सकती, क्योंकि मेरा ऑलरेडी कोलकाता में चल रहा है केस, मैं वहाँ से भी इसलिए बॉम्बे में बैठा हुआ हूँ, नहीं जा पा रहा हूँ, तुम भी कर दोगी तो मेरा लाइफ ख़त्म हो जाएगा, मेरी वाइफ सुसाइड कर लेगी, मेरी बच्ची वो हो जाएगी। अब ये सब बोलने के बाद बच्ची की कसम खा रहे हैं, मेरे बोल रहे कि तुम्हारा बेटा मेरे बेटे जैसा है, तो ये भी बोलने लगा कि प्लीज़ आप फिर एक, अब हमको भी क्या हम करें, हमारे पर भी हम भी लाचार ही थे, मजबूरी थे, उनकी बात मानने के अलावा हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं था। हमको ये लग रहा था कि अब तो शायद वो झूठ नहीं बोल रहे होंगे, अपनी बच्ची की कसम खा के क्यों झूठ बोलेगा कोई, और वो हमसे आखिरी मौका मांग रहे थे कि एक काम करो तुम और कुणाल मेरे साथ 1 हफ्ता गोवा में रुक जाओ, मैं 1 हफ्ते के अंदर एक अच्छा मतलब सब्सटैंशियल अमाउंट तुमको देता हूँ, और जो भी बच जाएगा उसकी गारंटी जो भी है वो मैं यहीं पे करके ही गोवा से निकलूँगा, और मुझे सिक्योरिटी चाहिए, तुम दोनों रहोगे तो मैं हाँ, सब कुछ अच्छे से करूँगा, और मैं तुम दोनों को साथ में चाहता हूँ कि मेरे साथ रहो तुम दोनों में सब। तो पता नहीं ये बात पे भी हमने अग्री कर लिया। मैंने बॉम्बे पुलिस को फ़ोन भी किया, वहाँ से ये बात बताई भी उनको कि सर मैं इनसे मिली हूँ, मैं यहाँ पे आई हूँ और ऐसा वो बोल रहे हैं, तो शायद वो दे देंगे पैसे, तो आप लोग फिर कुछ वो मत कीजिएगा, मैं आके कंप्लेंट वापस ले लूँगी। तो उन्होंने बोला आपको सच में लगता है मैडम वो पैसे दे देंगे? मैंने बोला हाँ सर, वो अभी ऐसे कोई झूठ थोड़ी बोलेगा अपनी बच्ची की कसम खा के, और वो भी डिस्ट्रेस में, वो भी परेशानी में है, मैं समझ रही हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए और मुझे बेसिकली देखिए इतना जानने के बाद भी लंबी स्टोरी इसलिए हम इतना डिटेल में इसलिए बता रहे ताकि आप लोग को एक एक चीज़ पता चले। और जो उन लोगों ने एकदम से एलिगेशन हम पे लगा दिए कि हमने एक्सटॉर्ट किया, हमने किडनैप किया, आई मीन ये सारी चीज़ें कोई ऐसी मतलब हवा में आप बातें कर रहे हो, इसलिए हम इतनी लंबी स्टोरी आपको विस्तार में इसलिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब एवरीबडी नीड्स टू नो एग्जैक्टली हुआ क्या था। और आप लोग सोचिए कि इतना होने के बावजूद ये बंदे ने हमें पागल बनाया है, ऐसी कोई डील ही नहीं है, ऐसा कोई चैनल ही नहीं है जिसको उसने ऐसे कोई मतलब कोई आदमी नहीं है, वो आदमी है लेकिन वो आदमी खुद बोल रहा है ये आदमी 1 नंबर का टोपीबाज है, ये मेरे से 5-6 करोड़ इसको मुझे दिन मतलब मुझे इससे लेने हैं। हम फिर भी बोल रहे हैं कि नहीं यार, पुलिस को भी बोल रहे हैं, मुंबई पुलिस को कि नहीं सर रहने दो, ये शायद दे देंगे हम, क्योंकि ये 1 हफ्ते का हमसे वक्त मांग रहे हैं और हमारे साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। हमको भी सिर्फ पैसे ही चाहिए थे, हम भी सोच रहे थे कि क्या करें, हम पुलिस में क्यों जाए, क्या ही करें, हमको क्या मतलब कोई दुश्मनी तो थी नहीं, हमको बस अपने पैसे चाहिए थे। तो हमने भी बोला ठीक है, हम 1 तारीख को, मैंने बोला भाई हमारे पास तो पैसे नहीं है वेस्ट इंड में रुकने के लिए 1 हफ्ता, सच में हम बुरे ख़त्म हो चुके हैं। तो उन्होंने बोला मैं पैसे देता हूँ, एक विला लेते, तुम दोनों मेरे साथ रहो। तो फिर हम लोग ने आसपास में विला ढूंढा, इन्होंने ही जाके पेमेंट किया, पहले के 2 दिन के पेमेंट इन्होंने दी। अब मुझे समझ आ रहा है कि पहले के 2-3 दिन के पेमेंट क्यों दिया, क्योंकि 1 तारीख को जब हम गए थे उस विला में, उस दिन संडे था,
तो अगले दिन जब मंडे को बैंक खुला तो उन्होंने अपने ड्राइवर के अकाउंट से मेरे और कुणाल के अकाउंट में एक अमाउंट भेजा, और उसके बाद उस दिन मैं एकदम रिलैक्स हो गई कि चलो इन्होंने जैसा बोला वैसा वो कर रहे हैं, ये पैसे देना उन्होंने शुरू कर दिया है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैंने कुणाल को बोला तुम रहो, मैं बॉम्बे जा रही हूँ, मैं बच्चे को छोड़ के आए थे वापस अकेले यहाँ पे, तो और मैं जैसे ही उन्होंने मैं वापस आ गई उस दिन 2 तारीख रात को, मंडे को वापस आ गई, और 3 तारीख को सुबह मेरी शूट भी थी एक ऐड, मैं वहाँ शूट कर रही हूँ, और अचानक से मुझे फ़ोन आता है पीयूष भैया का गोवा से कि बंगले पे पुलिस आई है और उसकी वाइफ ने कंप्लेन किया है कि हमने उसे किडनैप किया है, और वहाँ पे से हम उसके साथ मनी जो है एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, उसे रखा हुआ है। जब पुलिस आई उस वक्त गोवा में तब मैं तो बॉम्बे में थी और कुणाल भी नहीं था, वो अकेले थे, उनका फ़ोन भी उनके पास ही था डे 1 से। उन्होंने खुद ही फ़ोन करके लोकेशन दे के अपनी वाइफ को बोल के पुलिस को बुलाया, तो पुलिस को भी समझ में आया कि ये एलिगेशंस फेक है। जब वो कहीं पे गए हैं इतना सीरियस, पुलिस को इसलिए समझ में आया क्योंकि जब मैं बंगलों में नहीं हूँ, आप बंगलों में आराम से हो, 4 BHK में आप आराम से बैठे हो, आराम से टांग फैला के और रिलैक्स, आपका फ़ोन आपके पास में है। मैं बाहर गया हूँ क्योंकि मुझे वो नेगेटिविटी से बाहर निकलना था, क्योंकि वो अंदर रह के मुझे बहुत मुझे भी बहुत ज़्यादा उनके साथ रहने का, उसके साथ, क्योंकि इतना बड़ा झूठा इंसान और उसके साथ में रहना, मतलब आप सोचो आप सामने रह रहे हो, मतलब। तो उन्होंने ये एक्चुअली पूरा सोच समझ के किया था, जो उन्होंने 24 घंटे का वक्त हमसे मांगा था 31 को, तो शायद उन्होंने यही प्लान किया था जो उन्होंने एग्जीक्यूट किया। इसीलिए उन्होंने 2 तारीख को हमारे अकाउंट में पैसे दिए, दिखाने के लिए कि हमने उनसे एक्सटॉर्ट किया है। बट हमारे पास जो अकाउंट स्टेटमेंट है उसका क्या, जिससे हमने उनको करोड़ों रुपए दिए हैं उसका क्या? एक मतलब एक क्या बोलूँ मैं, इतने साल से आप सब हमको जानते हो, हम आपके सामने हैं, हमारा घर आप जानते हो, हमारी फैमिली आप जानते हो, हमारा काम आप जानते हो, तो हम ऐसा कैसे कर भी सकते हैं, ऐसा कोई सोच भी कैसे सकता है? तो हमने, जब मुझे ये पता चला खबर, मैं बॉम्बे में थी 3 तारीख को, और तब मैंने मुंबई पुलिस को फ़ोन करके बोला कि सर मुझसे गलती हो गई, अब आप प्लीज़ उन्हें नोटिस भेज दीजिए, उन्होंने ऐसा कर दिया है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने पहले ही आपसे कहा था, आप अगर मान गई होती हमारी बात तो आपके साथ ये नहीं हुआ होता। तो मैं सेट पे पहली बार रोई हूँ, मेरे शूट में रुक गया, मेरे से नहीं हो पा रहा था कुछ, क्योंकि मैं डर रही थी कि कुणाल को कुछ ना हो जाए, वहाँ पे पुलिस पता नहीं क्या कर रही होगी, क्योंकि ही वॉज़ नॉट आंसरिंग। इनको भी और उनको भी, दोनों को, शारदा को, दोनों को पुलिस लेके गई थी वहाँ DYSP जो है पोर्ट ब्लेयर पुलिस स्टेशन वहाँ पे, और उन दोनों का स्टेटमेंट पुलिस ने सुना। उसके बाद ऑफ कोर्स DYSP जो थे सर, उन्होंने समझा कि पहले जब मैंने उनको पूरी स्टोरी बोली, मैंने सर ये, मैं तो पूरी तरह से उनको बताया कि क्या किया है इन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन उससे बोला कि ये सब तू फालतू की बातें, अच्छा वो बीच में वो बोल रहे हैं तो बीच में मेरे को बोल रहा है, ऐसे ही बैठे थे हम लोग, और सर यहाँ बैठे हुए और कुछ ही बोल रहा है, कुणाल ऐसा। मैंने बोला ये लड़की के साथ था सर, यहाँ पे आराम से एंजॉय कर रहा है, सब कर रहा है, हमारे शायद हमारे पैसों पे ही कर रहा है, अपनी फैमिली को भी इसने बुलाया, सबकी टिकटें करी है, वहाँ पे कंट्री मैन लेकर घूम रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, मतलब आराम से। आप यहाँ पे एकदम शौकिया और बोल रहे हो कि मुझे फैमिली टाइम स्पेंड करना है। तो जब मैं ये बोल रहा हूँ तो बीच में काटे, अरे लड़की का मत। तो उन्होंने बोला कि भाई तू ये फालतू की बातें मत कर, तू इनको ये बता कि इनके पैसे कब देगा, और तू इतने पैसे लेकर क्या किया है तूने। उसके पास कोई, उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। ही नेवर हैड एन आंसर। आज उनके पास घुस जाओ, उनके पास में वो हैं करके, बिकॉज शातिर आदमी ऐसे ही होता है, वो ऐसे ही करता है। लेकिन फिर भी ऑल सेड एंड डन, पूरा मैटर को एकदम ऑनेस्टी के साथ इन्वेस्टिगेट किया, तो उन्हें भी समझ में आया कि हम इनोसेंट हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया है। उन्होंने DYSP ने बोला कि आप अपनी वाइफ को और आप भी अपनी वाइफ को बुला लो। तो 4 तारीख सुबह मैं भी बॉम्बे से गोवा गई थी, उनकी वाइफ भी गोवा आई थी, और हम वापस से DYSP के सामने बैठे थे। उन्होंने हमारी स्टेटमेंट्स ली और उनको भी पता चला कि हमने कोई क्राइम नहीं किया, हम ये पूरा फॉल्स एलिगेशन है। तो उन्होंने हमें जाने दिया वहाँ से, और वहाँ पे कोई FIR रजिस्टर नहीं हुआ। उसके बाद जब ये लोग वहाँ से चले गए कोलकाता, और हम भी वापस आ गए बॉम्बे में 4 तारीख को, फिर उसके बाद आके हम दोनों कोई मेंटल स्टेट में थे नहीं कुछ भी करने के लिए, ना हम पुलिस के पास गए, यहाँ आने के बाद कुछ भी नहीं किया हमने, और हमें समझ में भी नहीं आ रहा था कि हमें आगे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हम एकदम नम हो गए थे। उसके बाद हमने एक हफ्ते बाद वीडियो बनाई थी, जहाँ पे हमने, जो हमारे YouTube चैनल में हमने पोस्ट किया था, और यही कहा था कि हमने उनका नाम भी नहीं लिया था उस वक्त भी,
ना नाम लिया था, ना बताया था क्या हुआ है हमारे साथ, कुछ भी नहीं। हमने सिर्फ ये कहा था कि हमारे साथ एक फ्रॉड हुआ है और एक बहुत बड़े अमाउंट का हुआ है, तो हम एक बहुत ख़राब दौर से गुजर रहे। और वो हमने वीडियो इसलिए बनाया था क्योंकि हमारे जितने जान पहचान के लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, सबको हमारी फ़िक्र हो रही थी, क्योंकि हम जैसे है वैसे रहते नहीं हैं, किसी से हम बात नहीं कर रहे थे, किसी से टच में नहीं थे, तो सब वरीड थे हमारे लिए। इसलिए हमने ये वीडियो बनाया था ताकि सबको एक साथ में ही पता चले कि हम इस चीज़ से गुजर रहे हैं। बट हमारा कोई इंटेंशन नहीं था कि उनको बदनाम करें, या उनका नाम भी मैंने नहीं लिया था, ना हमने उनका कोई जिक्र किया था। बस हमने यही कहा था कि इंसान थे जो हमारे बहुत क्लोज़ थे और उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। उसके बाद 12 तारीख को शायद इन्होंने 12 या 13 तारीख को इनकी वाइफ ने जो फेसबुक पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने क्लेम किया है कि हमने उन्हें किडनैप किया था और मनी एक्सटॉर्शन किया है और जो भी चीज़ें, सच में उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा धक्का लगा, क्योंकि ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। किडनैप किससे बोलते हैं? हमें मतलब ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हो गया। मतलब इतना सब होने के बाद भी वो ऐसे जाके पब्लिकली, और शायद जो भी उन्होंने किया, अब पता नहीं उन्होंने क्या सोचा होगा या किसके इन्फ्लुएंस में आके किया होगा, बट मैं अभी भी बोल रही हूँ, इतना सब होने के बाद अब जाके हमने अपना FIR जो है ये रजिस्टर किया है। और ठीक है, मतलब मुझे इसको कुछ वो नहीं करना है, बट नहीं, ये तो FIR तो ऑफ कोर्स वो पोर्टल पे भी आ जाता है, बिकॉज पुलिस को जस्ट दैट कि हमने यही सोचा कि अब, क्योंकि हम सच में उससे पहले तक यही सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ करके एमिकेबली म्यूचुअली मिल के सॉर्ट कर लेंगे। इसने तो इतना भी बोला मुझे कि यार ऐसा लग रहा, बुरा लग रहा है, याद आ रही है, इतना हम लोग क्लोज थे, मिलना ये वो, जब वापस आए थे इतना होने के बावजूद भी हम यही सोच रहे थे कि हाँ यार, मतलब हमको ये था उनके लिए कि चलो कुछ भी हो, आगे जाके हम उनको, हमारे दिल में कुछ नहीं, हम उनको माफ़ी कर देंगे और वो पैसे लौटा दे, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। बट ये जब हुआ कि उन्होंने ऐसा किया, जो भी उन्होंने सोच के किया होगा, किसके भी इन्फ्लुएंस में या कुछ भी अपने बचाव के लिए किया है, मुझे अभी भी किसी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है दिल में। बस मुझे ये है कि हमारे पैसे हमें मिल जाए, जो हमारी मेहनत की और इनके माँ बाप की मेहनत की कमाई का घर है, और जितने हमारे दोस्त जिन्होंने हमें पे भरोसा करके पैसे दिया, हम उनको लौटा सके। तो बस इसीलिए हम ये चाह रहे थे कि आज आप सबके सामने, क्योंकि अब ऐसा हो गया है सिचुएशन कि मेरे कुछ काम थे, प्रोजेक्ट जो रुक गया इस चीज़ के लिए। ये जब एलिगेशंस बाहर आए हैं तो उसके बाद बहुत लोगों ने फेक वीडियोस, मॉफ वीडियोस, AI वाले जो जनरेट करके डाले हुए हैं, उसमें ये भी लिखा है किसी ने कि हम अरेस्ट हो गए हैं, हम ये हो गए हैं। तो क्या होता है, मैं वापस वही बोल रही हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा एटलीस्ट, अगर आप लीगल चीज़ को लेके, मैं समझती हूँ कि कोई ऐसी खबर आती है तो सबको अच्छा लगता है कवर करना और लोगों को भी देखने में मज़ा आता है, बट कोई लीगल अगर बात है तो आई थिंक उसको प्लीज़ आप वेरीफाई कर लीजिए। उनकी वाइफ ने जो किया है वो एक ज़ीरो FIR है, और ज़ीरो FIR इसलिए है क्योंकि वो कोलकाता में उन्होंने किया है, कोलकाता का वो जुरिस्डिक्शन नहीं था, कोलकाता ने वो FIR आगे गोवा में पुलिस में फॉरवर्ड किया है। अब गोवा पुलिस उसको पूरे अच्छे, जैसे उन्होंने पहले किया था, वापस से ही वो ऑब्वियसली आई एम श्योर पूरे ऑनेस्टी के साथ इन्वेस्टिगेट करेगी, एंड वी आर हियर टू फुल्ली कोऑपरेट विद द पुलिस। जो सच है वो आप सबके सामने आ जाएगा, एंड हम लोग इनोसेंट हैं तो इसलिए हमें कोई डर नहीं है। बट ये है कि ये सब के बीच में जो हमने फिनेंशियल, मेंटल, फिज़िकल लॉस झेला है, उसमें इस इंसान का तो हाथ है, बट कहीं ना कहीं मैं वापस बोल रही हूँ, मुझे बहुत दुख है कि हमारे मीडिया वालों का भी कहीं ना कहीं हाथ है। और मुझे ऐसा सच में बहुत दुख है इस बात का, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि आप तो हमारे साथ हो, आप तो हमारे अपने हो, तो कुछ भी बोलने से पहले या छापने से पहले अगर आपने थोड़ा सा वेरीफाई किया होता फैक्ट्स को तो ज़्यादा अच्छा होता। बस यही कहूँगी। मैं आई एम श्योर यू गाइस, आप लोगों ने कोशिश भी की थी हम लोग से बात करने की, क्योंकि क्या होता है ना, जब तक हमारे पास, अब हमारी जो स्टोरी है, अगर ये हम पहले कर लेते तो शायद हम पहले ही बोल देते, लेकिन हमने पहले नहीं किया क्योंकि हमने उनको एक सेकंड, क्या उनको हमने थर्ड भी नहीं दिया था एक्चुअली इसको। हमने यही सोचा था कि कोई बात नहीं, जस्ट पैसे आ जाए बस, हमको कुछ नहीं, हमको कोई दुश्मनी नहीं है किसी से, हमें कुछ लेना देना नहीं है। अब उनकी भी जिम्मेदारियां हैं लाइफ में, उन्होंने भी जो किए होंगे, उनकी कोई मजबूरी रही होगी, बट मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि हमारी जो हार्ड अर्न मनी है वो हमें वापस मिल जाए, इसके अलावा कुछ नहीं। तो हमें ऑब्वियसली गोवा पुलिस हो, कोलकाता पुलिस हो, मुंबई पुलिस हो, हमें पूरा विश्वास है इंडियन जुडिशरी सिस्टम में, हमें जस्टिस ज़रूर मिलेगा अगर हम सच है
तो बस यही कहना चाहती हूँ, आप सबके सामने ही हैं हम तो, और आगे से प्लीज़ कोई भी किसी के भी साथ ना हो हमारे साथ जो हुआ है, क्योंकि हमारी फैमिलीज़ ने बहुत ट्रॉमा झेला है इस चक्कर में। ये जो आपके AI जनरेटेड वीडियोज़ होते हैं वो गाँव वालों को नहीं समझ आता है, वो लोग जो एजेड हैं हमारे फैमिली में उनको नहीं पता चलता है, वो पैनिक करते हैं। वो मेरे फादर बेड रिडन पेशेंट है, अगर किसी ने सच में उनको बोला होता और उनको कुछ हो गया होता तो कौन जिम्मेदार होता बताओ आप। मतलब मेरी माँ मुझे फ़ोन करी रात को ये इसलिए क्योंकि कोई रिश्तेदार उनको फ़ोन करके पूछ रहा है कि पूजा कुणाल कौन से जेल में है, और मैं शायद फ़ोन नहीं उठा पा रही हूँ, तो वो और ज़्यादा पैनिक हो रही है। तो ये सब किसी और के साथ ना हो, इसलिए कोई भी खबर अगर लीगल है किसी के अगेंस्ट तो प्लीज़ आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा, बस यही कहना चाहती हूँ। कोई सवाल, कोई कुछ पूछना चाहता मेरा है? क्वेश्चन आपसे था कि आपको ऐसे नहीं लगता कि पहले से ही उन्होंने आपके बैकग्राउंड चेक करने में थोड़ा डिले कर दिया, क्योंकि उन्होंने आपके पहले भी मूवी के पैसे शूट के पैसे दिए नहीं थे और आपने कुछ ज़्यादा ही लंबा होने में भरोसा और टाइम दे दिया? मैं आपको यही बोलूँगी कि मैं बहुत बड़ी फूल हूँ, यही बोल सकती हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड चेक करने का तब सवाल आता जब मुझे हल्का भी शक होता। मुझे इंसान पे तो क्या, मुझे किसी पे भी ऐसे, मेरा नेचर ही नहीं कि मैं किसी को शक करूँ या कुछ। कोई जो उसकी हमसे हिस्ट्री जैसे निकालो, रहता हम लोग है, नहीं करते हैं। हम हम लोग का जैसे कोई हमसे मिलता है हम उससे वैसे ही रहते हैं। हम बहुत येस नो वाले लोग हैं, मतलब हमको वो बीच का समझ नहीं आता। तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ये करना चाहिए हमें। बट अगेन आप जैसे आप मूवी डील्स की बात चल रही थी, तो कभी आपने उनसे डिटेल्स नहीं पूछी कि कैसी मूवीज है, क्या इन्वेस्ट इतना बड़ा अमाउंट करना था आपको? उन्होंने बताया था हमको, 16 फिल्मों का नाम दिया था उन्होंने, वायाकॉम का मेल भी दिखाया था, स्क्रीनशॉट देते थे वो दिया था कि वायाकॉम से एक कोई एक्स आदमी है और उसने क्या है वो मेल किया हुआ है। नाउ वी डोंट बिलीव इन शोइंग स्क्रीनशॉट। जो उन्होंने किया है वो सारी टुच्ची चीज़ें हैं, क्योंकि क्या होता है ना, जब आदमी गलत होता है वही आदमी ये सारे सबूत ये, क्योंकि उन्होंने सिर्फ हाफ चीज़ें बताई है। उनको बोलो पूरा अगर आप बताएंगे, पूरा चैट बताएंगे तो पता चलेगा आपको कि क्या है। सो या उन्होंने स्क्रीनशॉट दिया था हमको वायाकॉम का कि उनका डील लॉक हुआ है, कंफर्मेशन, और उन्होंने उस आदमी का नाम भी बताया था हमको जिस आदमी से वो 16 फिल्में खरीदने वाले थे, और उनके बारे में उन्होंने पहले भी मुझसे मेंशन किया हुआ था कि मैं इनसे 16 फिल्में लेके बेच रहा हूँ। तो मुझे सच में जेन्युइन लगे, और ऑनेस्टली वो बहुत सारे फिल्में प्रोड्यूस कर चुके हैं। लास्ट फिल्म उनकी अच्छा जो काम आई किया थी, है उन्होंने, ऐसा नहीं है नहीं उनका किया। बंगाल का जो है स्टार देव, उसके साथ उन्होंने ब्योमकेश बख्शी बनाया था। लास्ट फिल्म उनकी बहुत बड़ी पिक्चर बनी है, और उन्होंने 60-70 फिल्में बनाई है। तो मुझे, और इनफैक्ट हाँ, जी के भी साथ उनके बहुत अच्छे रिलेशंस थे, जो वहाँ के हेड है उनसे भी उन्होंने मुझसे मिलाया था, तो काफ़ी अच्छा उनके साथ टर्म था। उन्होंने बहुत बड़े वेब सीरीज़ भी प्रोड्यूस किए है Z5 के लिए। तो मुझे इस सब का कुछ कैसे अंदाज़ा है ही आपको, नहीं कैसे था। होगा कि इतना बड़ा आदमी कर रहा है कुछ कर, अब उसके में भी पास्ट हिस्ट्री 5-6 साल से में भी डिक्रीज़ हुई होगी, लाइक प्रॉफिट नहीं होता होगा, जो भी पैसे डूबे होंगे, बट हमको ये नहीं पता था कि वो हमसे इसलिए हुए ताकि वो अपने कुछ और मीन्स के लिए पैसे यूज़ कर रहे हैं ना कि। बट अगेन आपने पैसे जितने आपकी डील की बात हुई थी उससे ज़्यादा पैसे क्यों दे दिए जब तक आपको, क्योंकि एक कहावत है हिंदी में कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। अगेन उन्होंने आपको डीले टाइम दे नहीं, हम तो तब तक दूध ही पी रहे थे हम ना। तो तब तक दूध पी हम रहे तो पी रहे थे थे। दूध कि भाई दूध, हाँ पियो पियो पियो, क्योंकि वो पिला रहे थे हमको ये बोल रहे एक्चुअली थे। हमने यहाँ वहाँ से, जैसे कि हमने बताया, पूरा पैसा इनके अकाउंट से नहीं गया था, किसी और के भी अकाउंट से और यहाँ वहाँ से। तो उन्होंने हमसे यही कहा कि तुम्हारे ही अच्छे के लिए, बेनिफिट के लिए तुम अपने कुणाल के अकाउंट से पूरा दे दो मुझे, ताकि फिर मैं बाकियों के जो अकाउंट है ना उनमें सब जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि यार देखो, हमने कभी बिजनेस किया नहीं है, हमने कुछ शोज़ प्रोड्यूस किए हैं, उसमें भी हमने कभी अकाउंटिंग नहीं की। हम क्या कर सकते हैं, हम क्रिएटिव वाला काम कर सकते हैं, हम एक्टिंग कर सकते हैं। अब इन्होंने जब हमको ऐसा कोई बोल देता है तो हमने बोला हाँ ठीक है चलो, ये बंदा कर रहा है, प्रोफेशनल है, बस वही था हमारा। तो ये कि बेवकूफ़ बनने के लिए बस आप बनते रहते हैं, क्योंकि वो विश्वास वाली चीज़ हो जाती है। बट जब आपने कॉन्क्रीट स्टेप ले लिया, आपने FIR कर दी मुंबई पुलिस में जाके, तब तक तो आपको रियलाइज हो चुका था? ये तो अभी हुआ। ये अभी हुआ है। पहले जब आपने कॉल नहीं किया था, जब आपने कहा नहीं, तब हम चांस ले रहे थे ना कि किसकी बात कर रहे हो आप? वो ये 23 मई वाला जो फर्स्ट टाइम FIR नहीं, मैंने कंप्लेन की थी। FIR पहले नहीं होता, पहले फॉर्मल कंप्लेन होता है। फॉर्मली कंप्लेन की थी, और कंप्लेन के बाद जो प्रोटोकॉल होता है वो मैंने पुलिस को बोला था अभी आप रुक जाइए, क्योंकि मुझे एक बार उनसे मिलना था, बस सामने बैठ के पूछना था कि आप पैसे दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, या नहीं दे रहे हो तो आप चलो पुलिस के पास, बस ये था। इसलिए मैं गोवा गई थी, और वो भी मैं शायद नहीं जाती, मुझे पता था वो है 1 हफ्ते से, फिर भी मैंने नहीं बोला कि मैं आ रही हूँ।
मैंने तो तब किया जब इन्होंने मुझे एक्सट्रीम कर दिया कि फ़ोन उठाना बंद कर दिया और बोल रहे सुप्रीम कोर्ट में, तब मैंने घबरा के मैंने डेस्परेशन में मैं उनके पास गई। तो उसके पहले मैंने एफआईआर नहीं किया था, एफआईआर तो अभी हुआ है। बट सो आपने ये एफआईआर जब भी ये हुआ उसके बाद भी आप गोवा गए, उनसे मिले, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपने उन पर तब भरोसा करना बंद कर दिया होता तो शायद आपके ऊपर ये किडनैपिंग या ऐसे चार्जेस नहीं लगते? पुलिस ने हमको यही तो इसलिए तो हम उनसे पूछ रहे थे कि वो बोल रहे थे कि हम एफआईआर कर दें, बट हमने बोला नहीं वो दे रहे हैं। तो हम तो उसमें थे कि भाई हमको ये पुलिस के, क्योंकि आप एक बार पढ़े जाते हो तो आप पढ़े जाते हो, देन आपको बाहर निकलना मुश्किल है। हम कैसे तो करेंगे? हमारे लिए भी बहुत हैरेसिंग है, हमारा बच्चा है यार, हमारी फैमिली है यार, हम लोग ऐसी चीज़ों में कभी ना रहे हैं और ना करेंगे हम लोग कभी। इसलिए हम लोग ने ये इनसिक्योरिटी में कि भाई ये दे रहे हैं, भले कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हमको बस हमारा पैसा मिल जाए, हम लोग बस शांति से। डील का तो पैसा 3 महीने बाद आने वाला था, लेकिन जो हमने एक्स्ट्रा पैसा दिया है उसके लिए हम बोल रहे थे कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये तो बस लिया है और आपने दिया है, आपको तो रिवर्स करना है। सो दैट इज़ वाई वही सारी चीज़ें, वो भरोसा और सारी चीज़ों में हो गया। कितना अमाउंट आपका अभी भी पेंडिंग है जो आपको मिलना बाकी? 158 जो 10 लाख उन्होंने दिया, उसके बाद 1.58 CR बाकी उनसे। आपकी से जो एफआईआर रजिस्टर हुई, आपने इनकम करवाई, वो डेट और थोड़ा सा उसकी डिटेल्स दे सकते हैं, अंडर व्हाट सेक्शन? ये ऑलरेडी पोर्टल पे भी है, ये डेट जो है एफआईआर की ये है, इसमें 3 धाराएं लगी हुई है ना? 3 धाराएं लगी हुई है। 16 तारीख को ये एफआईआर हुआ है और ये धाराएं जो लगाए हैं हमने 316/4 BNS, 318/4 BNS और 3/5 BNS, ये फ्रॉड का, चीटिंग का और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का है, जो सच है। अब मैं फालतू में झूठे धाराएं तो नहीं लगाऊँ जैसे उन्होंने लगाया है। नहीं, एक सेकंड, ये ठीक है। ये तो आप लोगों को पोर्टल पे भी हम जो अगर चाहेगा करना, स्टेटमेंट तो ले सकते हैं। नहीं, वो यहाँ पे नहीं है। हाँ, मतलब मैं यही बोलूँगा ना मतलब कि इसमें सारा डिटेल है ये ऑफ कोर्स कि like this one? कब हमने कितने पैसे कौन से अकाउंट में, इनके बोले हुए अकाउंट्स, क्योंकि सिर्फ इनकी कंपनी का अकाउंट नहीं, इन्होंने बहुत सारे अलग अलग अकाउंट्स में पैसे लिए थे, तो इनके बोले हुए अकाउंट्स में हमने पैसे ट्रांसफ़र किया था और काफ़ी सारे अलग अलग लोगों से भी करवाया था, उनके भी पैसे अटक गए हैं हमारी वजह से। तो बस ये है। और इनकी वाइफ ने बहुत जो पोस्ट किया है वो बहुत ज़्यादा ही, क्या बोलूँ मैं, नहीं, शी शुड बी सॉरी फॉर व्हाट शी हैज़ डन, क्योंकि कुणाल का जो फ़ोन नंबर है उसको विजिबल है जो उन्होंने स्क्रीन। मुझे कहाँ से फ़ोन आ रहा है आप लोग को पता है? मैं अगर आपको अपनी ब्लॉक लिस्ट बता दूंगा ना, मतलब मुझे रात को मैंने लोगों को थ्रेट के साथ साथ में मुझे ऐसे ऑब्नॉक्शियस चीज़ें बातें बोली जा रही हैं मुझे कि मतलब कुछ तो मेरे फैंस हैं जो मुझे बोल रहे हैं, आउट ऑफ कंसर्न भी बोल रहे हैं और फिर उसके बाद में आउट ऑफ हेट्रेड भी बोल रहे हैं कि हाउ कैन यू डू दिस, हाउ कैन यू किडनैप समवन। मतलब भाई तू मतलब यू अंडरस्टैंड व्हाट आर वी गोइंग थ्रू, एंड मे बी सबके लिए बहुत इजी होगा एक्सटॉर्शन, ये हमारे लिए नहीं है, बिकॉज हमारा बच्चा है यार। आज ये सब जो हम कर रहे हैं, जो तमाशा हो रहा है, वो हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है यार, एंड वी वांट हिम टू बी लाइक लाइक अ गुड सोल, अच्छा इंसान बने, उसको अच्छे तरीका देते हैं हम, साले उसको शुगर तक नहीं देते हैं, हम उसको इतनी अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं, और हमारे साथ ये चीज़ हो रही है कि हम उसके माँ बाप क्या हैं, उसके माँ बाप हैं किडनैपर्स हैं, और लोग हमारा ही पैसा हमने उसको किडनैप करके हम एक्सटॉर्ट करें। ये क्या मतलब, मालवे का दे जो भी हैं, हमको आपसे आपसी दुश्मनी नहीं है, मैंने तो आपको कभी देखा भी नहीं है, लेकिन थोड़ा तो जहन में रखती कि आपको पता है ना आपका पति कैसा है, तो इतना तो रखती कि यार उसको देखकर हम पे ये सब डालने से पहले, मे भी शायद आपने लॉयर के कहने पे किया होगा, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी टेक्स अ लॉयर। ये जो लॉयर का जो गेम होता है ना, ये मुझे समझ में नहीं आता। आप मेरा खून काट लोगे तो आपको ये लगेगा, यही दिखेगा कि मैं भाई सच्चाई हूँ और मैंने सच्चाई पे ही चीज़ें की है, आज तक जो भी किया है, काम किया है, जैसे भी किया है, जो भी जितना भी किया है, जितना भी अपना मुकाम बनाया वो मैंने अपने दम पे बनाया, किसी से भीख नहीं मांगी है, जो इन लोगों ने किया हुआ है। और जो लोग करते हैं, ये पूरी दुनिया ऐसे ही चल रही है, और मैं बोलूँगा आप सब लोग को सतर्क रहो। ये बाजू में जो बैठा है कोई भी हो सकता है, जब वो साला 3 साल से मैं जानता हूँ जिस इंसान को, वो ऐसा कर सकता है, मेरे घर में आके मेरे बच्चे को देख के वो कर सकता है, तो मतलब मैं आज इस पर भी क्या ही भरोसा करूँ। मैंने इसको कितने, मतलब 1 हफ्ते पहले मैंने इसको सब बोला है कि मैं आज तक उसका गिल्ट में हूँ कि मैंने इसको कैसे बोला। मैं बोला कि आई ब्लेम यू
ये जो भी किया तुमने किया है, तुम्हारी वजह से आज मुझे देखना पड़ा है, मैं रात भर सो नहीं पाता था यार। मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक इज़्ज़त भी बहुत होती है यार। आज मेरे भी जो मैं शो कर रहा था उसमें वो शो से मुझे निकाल दिया गया। उसने बोला था कि मेरी कंटिन्यूटी है, लेकिन मुझे आज मैं जुलाई में शूट करने वाला था। इसका कौन भुगतान देगा? आप लोग देंगे? जो हमारा पैसा लगा है, जो मैंने मेरा जो अभी जो हमारा लोन का पैसा है, जो हमारा जो इंटरेस्ट लगने वाला है 2.5 लाख रुपए, आप लोग देंगे? श्याम सुंदर देगा? कौन देगा? कोई नहीं देगा ना। तो तमाशा करो, लेकिन इन अ वे करो कि आप मुझे दे दो 2 करोड़ रुपए तो मैं शांत हो जाता हूँ, क्योंकि मैं उनमें से नहीं हूँ। उन्होंने अपनी औकात बताई, अगर मैं अपनी औकात बताऊँगा ना तो फिर मैं लॉ क्या, पुलिस क्या, अगर मैं सच्चा हूँ तो सच्चा हूँ, फिर मैं वो नायक बन जाऊँगा। फिर बोलने पे आता हूँ ना तो फिर मैं अब सुनूंगा नहीं, क्योंकि आई एम राइट मतलब आई एम राइट। बट क्या अभी लॉ है, ये है। हमारे को एफआईआर के लिए 1.25 महीने हो गए यार, हमारी एफआईआर नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसने आर्बिट्रेशन क्लॉज डाल दिया था उस कॉन्ट्रैक्ट में। जब वो तेरा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो आर्बिट्रेशन क्लॉज कहाँ से आ गया? जब वायाकॉम 18 ही नहीं है तो मैं तो बोलूँ वायाकॉम 18 जितने भी लोगों को उसने लिया उनको भी उस पर करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को सबक नहीं मिलेगा तो फिर यार ये तो होता रहेगा ना, ये तो होता ही रहेगा। हम जैसे बेवकूफ़ बनेंगे, हम है ही चूतिए ही हैं, हम सीरियसली हम चूतिए हैं। बट इसका कहीं तो एंड होते हैं, स्पैम होते हैं, पेटीएम पे होते हैं, होते हैं वो सारे पता नहीं चलता है। 10-20 हज़ार आप दे देते हो किसी को, लेकिन साला ये सामने आके जो मुखोटा पहन के इसने जो हमारे साथ किया हुआ है, मतलब मैं रोया हूँ। मेरे हाथ में आज सोना था, यहाँ था, सब बैंक में है। कोई देगा? आप लोग देंगे? कोई देगा हम लोग को? उसका मेरे को लोन देना है। जितने भी मैंने पैसे कमाए वो सारे मेरे इंटरेस्ट में जा रहे हैं। अभी भी मैंने एक जो मेरा फ्लैट दूसरा वाला है, मैंने जो वो भी मेरे नाम पे, वो भी मैंने मॉर्गेज किया हुआ है। क्यों? क्योंकि अब मुझे मेरे बिल्डर को पैसा देना है। कहाँ से दूंगा? इसका जो 2-3 जो चीज़ें थी, इसकी अपॉर्चुनिटी थी, वो भी चली गई। क्यों? क्योंकि पहले आप अपने आप को क्लियर करो। अरे क्लियर करो, क्या क्लियर करो यार? हमने पैसा दिया, बात खत्म। हमको हमारा पैसा नहीं मिल रहा है, हम उससे गोवा में मिलने गए, और क्या किया हमने? और उसने हमको बोला कि वो पैसा देगा तो दे रहा था, और फिर उसने हम पे लगा दिया और उसकी बीवी ने लगा दिया। और कुछ लोग जो हमको जानते थे वो भी हमारे अगेंस्ट हो गए, जो उसके हैं चट्टे बट्टे जो भी है। सो दिस इज़ वर्ल्ड यार, आई नो, ये ऐसी ही दुनिया है। नहीं, ये एफआईआर हुई है। एफआईआर अभी 16 तारीख को अभी तो परसों तो एफआईआर हुई है। अभी पुलिस जो भी एक्शन लेना है वो लेंगी, जो भी इन्वेस्टिगेशन करना है वो स्टार्ट करेंगे। तो अब मुझे जहाँ तक आज मुझे कोई लीगल नॉलेज नहीं था अब तक, क्योंकि ये सब चीज़ें जनरली किसी के साथ तो कभी होता नहीं। तो अब मुझे जहाँ तक लगता है थोड़ा वक्त तो लगेगा, बट मुझे पूरा भरोसा है हमारे सिस्टम पे कि हमें जस्टिस ज़रूर। और अगर वो सुन ले, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये बहुत काम है, मैं काम नहीं हूँ। मैं भी काम हूँ, इसकी वजह से मैं काम हूँ। अगर जो भी उसके लॉयर है, जो भी है, सेटलमेंट नहीं होगा, हमको पूरा अपना पैसा चाहिए, क्योंकि वो मेरी मेहनत का पैसा है, विद इंटरेस्ट चाहिए हमको। एंड हम यही चाहते हैं कि अगर वो हमें पैसे नहीं लौटाए तो एटलीस्ट ही शुड बी पनिश्ड, ताकि और किसी के साथ ये ना हो। बस हम यही चाहते हैं। मैं नहीं चाहता था, आई डेंट वांटेड टू बी टू शो दिस काइंड ऑफ नेचर ऑफ माइंड, बट आप समझो यार व्हाट वी आर गोइंग थ्रू। आई एम फाइटिंग विद माई वाइफ, आई एम नॉट लुकिंग एट माई किड, बिकॉज आई रियली फील वेरी बैड, बिकॉज 3 महीना बहुत छोटा होता है, लेकिन हमारे लिए 3 महीना बहुत बड़ा हो गया। मतलब हम आई कांट टेल यू, साला यहाँ काम करने में इतनी ज़िंदगी निकल गई है, काम मांगते मांगते इतनी ज़िंदगी निकल गई, अब साला इससे झेलो। साल की शुरुआत ठीक हुई थी, यू गाइस नो इट है, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा था। अब जो पैसे कमाया साला, अब वो इंटरेस्ट में देंगे। हमारे साथ तो गलत हुआ है, लेकिन सामने वाला वहाँ पे बैठ के वहाँ पे आराम से बैठा हुआ है। वो अगर देखेंगे उस पर 4 कैमरा लगा तो पार्टी कर रहा होगा वहाँ पे वो। सो आवर फ्रेंड ही सॉ हिम इन गोवा। जब हमारी बात हो रही थी तो क्योंकि हम परेशान चल रहे थे, तो भैया जो मैं बोल रही थी, भैया जो वहाँ पे थे उस वक्त, उन्होंने उनको देखा वहाँ पे, और उन्होंने जब मैंने उनको बोला कि उनका लकीली उन्होंने कैसे देखा मालूम है, क्योंकि 3 महीने पहले जब हम लोग साथ में गए थे, वेस्टिन में रुके थे, मैं, ये इनका एक और श्याम सुंदर दे, इनका फ्रेंड हमारा जो वो भी हमारे अच्छे दोस्त हैं, तो इनको हम लोग पीयूष के घर पे लेके गए थे। हमारा इतना फैमिली बॉन्डिंग जैसा हो गया था, तो इसलिए पीयूष ने देखा है इसको, क्योंकि पीयूष
तो इसलिए जब मेरे साथ उनकी बात हुई किसी और वजह से और उन्होंने बोला कि तो आप बहुत परेशान लग रही हो, क्या हुआ दीदी, तब मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो बोले कि पर वो तो यहाँ पे गोवा में है। तो मैंने बोला नहीं वो गोवा में नहीं, वो तो हम कभी भी यकीन नहीं मान हम रहे। नहीं मान रहे थे। हमने बोला नहीं वो तो गोवा में वो हमको रियलाइज़ कर रहे हैं, अरे भाई तुम लोग क्या कर रहे हो। वो बोले कि एक मिनट, वो बोले कि मैंने उनको खुद देखा है। तब मैंने बोला कि अब ये तो मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। तो तब हमें पता चला और फिर हमने बोला कि ठीक है। फिर भी मैंने वेट किया, मैं वही बोल रही हूँ, कंप्लेन करने के बाद भी मैंने वेट किया, ठीक है झूठ बोल रहे ना, मैं जानती हूँ झूठ बोल रहे, फिर भी मैं चुपचाप सुन रही थी। फिर भी हम पुलिस से बात फिर कर रहे हमने एक हफ्ते बाद जब उन्होंने फ़ोन उठाना बंद किया तब हमने सोचा कि अब हमें जाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर यहाँ से भी अगर कहीं और चले गए शायद तो हम क्या करेंगे, फिर उनसे मिलेंगे कैसे हम, इसीलिए हम वहाँ पे फिर उसके बाद ऑफ कोर्स वी आर हियर टू कोऑपरेट। हम कहीं थोड़ी ना भागेंगे और हम कहीं थोड़ी ना जा सकेंगे। मतलब हम यहाँ पे खड़े इसीलिए क्योंकि हमें पता है कि हम इनोसेंट हैं, हमने कुछ किया ही नहीं है। और जब डे 1 में ये जब चीज़ हुई है, अगर सच में हम गिल्टी होते तो वहीं पे उन्होंने कुछ एक्शन लिया होता। तो ऑफ कोर्स उनको भी पता है और आई एम वेरी थैंकफुल टू गोवा पुलिस कि वो पूरे ईमानदारी से उन्होंने केस को इन्वेस्टिगेट किया एंड आई एम श्योर आगे भी वो पूरे ऑनेस्टी के साथ इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे एंड वी आर हियर टू फुल्ली कोऑपरेट विद द पुलिस। थैंक यू गाइस। थैंक यू। मैं एक लास्ट प्लीज़ बात नहीं तो खैर ये रिक्वेस्ट है मेरे तरफ से, आप सबको हाथ जोड़ के मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है, हमारे तरफ से, हमारे लिए नहीं तो हमारे बच्चे के लिए, हमारी फैमिली के लिए, प्लीज़ आप लोगों ने जितने फेक न्यूज़ का जो भी पोस्ट अपने पोर्टल्स में, अपने प्लेटफॉर्म में, जहाँ पे भी जो भी मीडियम में डाला है, अगर हो सके तो उन्हें प्लीज़ डिलीट कर दीजिए। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा बड़ा होके कभी भी ये सब देखे, उस पर क्या बीतेगी मुझे नहीं पता। तो प्लीज़ हमारे लिए तो उसके लिए सोच के एटलीस्ट रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ इसे रिमूव कर दीजिए। थैंक यू।